हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एविडेंस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 13। अभी हम लोग सोल्व कर रहे हैं 2016 के सारे क्वेश्चंस को। टारगेट क्या है हमारा? 2016 से 2020 तक जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं एसएससी के द्वारा, उनके इंग्लिश सेक्शन को हम लोग यहाँ पर सोल्व करके जो है अच्छे से डिटेल में अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए जाएं। ठीक है, क्योंकि एसएससी के लिए एसएससी के द्वारा जो है आगे बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाने हैं। एसएससी सीजीएल मेंस होना है, सीएचएसएल पीटी होना है, सीपीओ का पीटी होना है, स्टेनोग्राफर का पीटी होना है। ठीक है, फिर फेज 8 का फॉर्म फिलअप हुआ था, उसका एग्जाम होना है। और अभी रिसेंटली एसएससी कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप हो रहा है। जो लोग एलिजिबल हैं वो जरूर फिलअप कर लीजिएगा, उसका भी एग्जाम होगा। ठीक है, तो देखिए इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिटेल में सोल्व कर रहे हैं। बाकी जो एमबी पब्लिकेशन बुक के सॉल्यूशंस हैं वो द एमपीडीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है एमबी बुक सॉल्यूशन 2016। ठीक है, उसमें 2016 के जितने सेट्स का सॉल्यूशन हो गया है वहां पर सारे लेसन्स आपको मिल जाएंगे। और वहां पे आपको एमबी पब्लिकेशन के अलग से सिनोनिम्स एंटोनिम्स के भी लेसन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सेट नंबर 3 हमारे पास 2016 के लगभग अभी 13 सेट्स और बचे हुए हैं, 1 और 2, सेट नंबर 1 और 2। ठीक है, आज हम लोग 3 कर रहे हैं, इसके अलावा फिर 4 to 6 10 रहेगा, और फिर रहेगा 45 और 46, यानी कि 6, 2, 8, 2, 10, यानी कि लगभग 11 सेट्स हमारे पास और रिमेनिंग रहेंगे इनके अलावा। ठीक है, तो अब मेरा कोशिश ये रहेगा, क्योंकि अब जो है अगर मान लेते हैं कि जो एसएससी का शेड्यूल है एग्ज़ाम होना, तो अगर उस टाइम पे ही होगा तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि अक्टूबर से एग्ज़ाम कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा अब कोशिश ये होगा कि आपको जो है पर डे 2 लेसन्स हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, 2 लेसन्स का 2 सेट्स का हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। अगर ये पॉसिबल होगा तो आपको एक सेट मॉर्निंग में एज यूजुअल जो मिल रहा है, और एक सेट का सॉल्यूशन आपको इवनिंग में लगभग 7 से 8 बजे के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और चलिए फिर शुरू करते हैं, हम लोग आगे लेसन्स को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए डायरेक्शन एक जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो क्या है कि अ सेंटेंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, यानी कि एक सेंटेंस का एक पार्ट जो है वो अंडरलाइन है। अगर आपको लगता है कि उस अंडरलाइन सेक्शन में कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप अपने ऑप्शंस में से किसी एक के साथ उसे इम्प्रूव करें। अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो सही है सेंटेंस, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो इम्प्रूवमेंट का, आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। तरुण अग्रीड फ्रॉम मी ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन के लेसन में पढ़ चुके हैं, ये सीख चुके हैं। आई होप आप सभी को याद होगा कि अगर आप किसी पर्सन के साथ, किसी व्यक्ति के साथ अग्री करते हैं, अग्री मतलब सहमत होना, ठीक है, तो आप वहां पर यूज करते हैं विथ का, अग्री विथ समवन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दोनों में विथ है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे बात हो रहा है किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो ये भी हम लोग अग्री के साथ, अगर किसी पॉइंट पर कोई व्यक्ति सहमत होता है किसी के साथ, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ऑन का। ये हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन में हम लोग सीख चुके हैं, हमारा प्लेलिस्ट है प्रीपोजिशन का, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, यानी कि अग्री विथ समवन, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ और किसी पॉइंट पर अगर आप सहमत होते हैं तो वहां पे आप प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड लिखे गए हैं, उनमें कोई एक ही करेक्टली स्पेल्ड है, वही आपको चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, कंसेंसियस। ठीक है, कंसेंसियस इसका मतलब क्या होता है, ईमानदार या फिर विवेकशील। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ईमानदार या फिर विवेकशील। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है डायरेक्शन करता है आपको कि आइटम एंड फ्रेज बताना है, आईपी। ठीक है, द स्कैंडल वाज स्वेप्ट अंडर द रग बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंट पीपल इन्वॉल्व्ड इन इट। इन्वॉल्व मतलब उसमें सम्मिलित होना, और जो आपका है ये याद कर लीजिएगा, इन्वॉल्व यानी कि सम्मिलित होना। स्वेप्ट अंडर द रग ये आपका अंडरलाइन सेक्शन है, यानी कि ये आपका आइटम हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दूसरे से छिपा लेना।
जो स्कैंडल था वो दूसरों लोगों से छिपा लिया गया था, क्योंकि इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण लोग शामिल थे, सम्मिलित हैं। ठीक है, तो यानी कि छुपा लिया। तो देखिए कंसील मतलब होता है छुपाना, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये वर्ड ऑलरेडी याद कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, कंसील्ड फ्रॉम अदर्स। आपको प्रीवियस ईयर का 1994 से 2019 तक जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स हुए हैं वो आपका उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं उसका कितना बेनिफिट आपको एसएससी सीजीएल पीटी जब हुआ था 3 मार्च से 2020, तो आपको उनमें कितना बेनिफिट मिला था। तो अगर आप नए हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स करके, उसमें 11 लेसन होंगे, आप उन्हें जाकर याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी यानी कि दूसरों से छिपाना, स्वेप अंडर द रग यानी कि छुपा लेना। देखिए तो यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन डी हो गया। बाकी जो ऑप्शन हैं, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ब्लो आउट मतलब होता है बुझाना। ठीक है, याद कर लीजिएगा, आईपी फ्रेजल वर्ब है। हैवली पब्लिसाइज्ड मतलब कि पब्लिसाइज मतलब होता है प्रचार कर देना। ठीक है, फॉरगेटन बाय द पीपुल इजिली यानी कि लोगों के द्वारा आसानी से भूल जाना, फॉरगेट यानी कि भूलना। ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 words are given out of which only one word is spelled choose the correctly spelled word। यहाँ पर जो है आपको करेक्टली स्पेल्ड को चूज करना है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। मेंटेनेंस मतलब होता है रख रखाव। ठीक है, क्या होता है, रख रखाव। तो यहाँ पर राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें आपको फाइंड आउट करना है ईरर को। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। वोल्क्सवैगन लिटरली ट्रांसलेट्स टू पीपल्स कार। ठीक है, बट आयरनिकली मोस्ट ऑफ इट्स कार इज आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमन पीपल। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स इसमें से देख लेते हैं। देखिए आयरनिकली मतलब होता है व्यंग्यात्मक रूप से। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये यूज हुआ है पीपुल्स, पीपुल के बाद आपका एपोस्ट्रोफी एस। तो ये जो एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लोग कब करते हैं? ठीक है, ये जो एपोस्ट्रोफी एस का जो यहाँ पे यूज हुआ है वो क्यों होता है? तो यूज होता है टू शो पोसेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स या फिर नाउन्स। ठीक है, यानी कि आप पोसेशन को, पोसेशन मतलब होता है अधिकार को दिखाने के लिए आप यूज करते हैं ये एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों की कार यानी कि उनके अधिकार के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लोग पोसेशन के रूप में करते हैं। तो ये तो हुआ अंडरस्टैंडिंग है ग्रामर का, लेकिन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एरर का। तो एरर जो है हमारा ऑप्शन बी में है। देखिए मोस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा कारें, मोस्ट मतलब क्या होता है, देखिए मच, मोर और मोस्ट, यानी कि मोस्ट का यूज होता है सबसे अधिक के लिए। तो अगर हमारा सब्जेक्ट अगर ये प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल के साथ जो है हम अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या यूज करेंगे, वो भी हम यूज करेंगे अपना प्लूरल फॉर्म में। तो इस के जगह जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, ईच का जगह यूज करेंगे आर का। ठीक है, मोस्ट ऑफ इट्स कार, देखिए कार भी प्लूरल है और मोस्ट भी अपने प्लूरल फॉर्म में है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही होगा। तो ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे एरर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से आपको इंप्रूव करना है सेंटेंस को। अंडरलाइन सेक्शन, राजा नॉट ओनली पास्ट एंड वॉन स्कॉलरशिप, हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉट ओनली जो है अपने बाद सेंटेंस जो उसके बाद आएगा वो आएगा बट ऑल्सो। ठीक है, क्या आएगा, बट ऑल्सो। तो यहाँ पर जो देखिए ऑप्शन ये जो हमारा मैच कर रहा है वो है हमारा ऑप्शन बी, राजा नॉट ओनली पास्ट बट ऑल्सो वॉन अ स्कॉलरशिप। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर कोई सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट हो या अगर उसका यूज बीच में भी हो तो उसके बाद जो आगे का जो सेंटेंस आएगा उसको आप लेके चलेंगे बट ऑल्सो से। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक्स इज टू बी फिल्ड विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको सेंटेंस को एप्रोप्रिएट अपने वर्ड के साथ जो है फिल करना है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर मतलब पूर्व, वाज अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज मतलब होता है आरोपी, अक्यूज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का आपको यूज करना है, याद कर लीजिएगा। अक्यूज मतलब आरोपी और इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ। ठीक है, the former prime minister of accused of fill in the blank he participated in certain anti national activities, यानी कि जो देश के प्रति नहीं, देश के अगेंस्ट वो कुछ एक्टिविटीज में सम्मिलित हो रहे थे। ठीक है, पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। सेडिशन मतलब होता है राजद्रोह। ठीक है, लिबल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परिवारवाद। ट्रीजन मतलब क्या होता है, राजद्रोह। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा है करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाज अक्यूज्ड ऑफ
ट्रीजन, यानी कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे वो आरोपित हैं ट्रीजन यानी कि राजद्रोह का, क्योंकि उन्होंने भाग लिया था एंटी नेशनल एक्टिविटीज में। तो यहाँ पर क्योंकि जो है हमारा सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, इसलिए जो है हम यहाँ पर ऑप्शन सी का यूज करेंगे। जबकि सेडिशन मतलब भी होता है राजद्रोह, तो हम ये वर्ड भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए आगे है एंड, तो एंड अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड पार्टिसिपेटेड, तो ये हमारा सेंस जो सेंटेंस है वो सही नहीं बनेगा, इसलिए जो हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑप्शन सी का। बाकी आपके लिए ऑप्शंस जो हैं इनका वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सेडिशन पूछा गया है एसएससी में, ट्रीजन भी पूछा गया है, करप्शन तो पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट्स इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है एगोराफोबिया, इसका मतलब होता है भीड़ से डर, यानी कि लोगों का भीड़ होता है उससे डर। एरोफोबिया यानी कि चलती वायु से डर, यानी कि हवा से डर। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी, हाइट यानी कि ऊंचाई से जो डर होता है उसको बोला जाता है एक्रोफोबिया। ये जो ऑप्शन हैं तीनों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर रहता तो आपको बता दिया जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपको फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ही स्टडीड फिल इन द ब्लैंक दैट वेयर फिल इन द ब्लैंक टू हिज फील्ड ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, उसने जो है अध्ययन किया, स्टडी मतलब पढ़ना, अध्ययन करना, दैट वर फिल इन द ब्लैंक टू हिज फील्ड ऑफ इंक्वायरी, यानी कि उसके जो जांच के पड़ताल के जो उसका जो क्षेत्र है उसमें वो क्या हुआ उस। चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन है आपके हैं मैगजीन, तो मैगजीन मतलब जानते ही हैं। उसके बाद इररिलेवेंट मतलब होता है असंबंधित। ठीक है, असंबंधित असंगत। न्यूज़पेपर सब जान रहे हैं। लेथल मतलब होता है जानलेवा। ब्लॉक सब जान रहे हैं। एक्सटर्नियस मतलब क्या होता है बाहरी या फिर असंगत। ठीक है, ऑप्शन डी आपका रिसर्च पेपर्स और जमीन यानी कि संगत सार्थक। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ही स्टडीड रिसर्च पेपर्स, उसने जो है स्टडी किया रिसर्च पेपर्स को जो कि उसके लिए संगत हैं उसकी इंक्वायरी से। ठीक है, यानी कि वो जो जिस चीज़ में जांच पड़ताल कर रहे थे उसके लिए ये चीज़ जो है यूजफुल रहा, उसके लिए ही था, मतलब कि उस चीज़ से संगत था। ठीक है, कनेक्टेड था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है फिल इन क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है एरर। अगर आपको लगता है एरर है तो आप उसे फाइंड आउट करिए। द इकोनॉमिक डिप्रेशन इज लूमिंग लार्ज नॉट ओनली ओवर द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बट ऑल्सो द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, तो देखिए लूम मतलब क्या होता है उभरना। ये जो लूम वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब होता है उभरना। जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा रूप में उभर रहा है। नॉट ओनली द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, यानी कि सिर्फ जो विकसित देश हैं उनके लिए ही नहीं, जो विकासशील देश हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड ये हम लोग सभी समझते हैं। तो यहाँ पर जो है कोई भी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। और यहाँ पे आप चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि देखिए हम लोग क्या सीखे थे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग यहाँ देखें नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हम लोग सीख चुके हैं। और वही पैटर्न जो है यहाँ पर भी था क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, नॉट ओनली और उसके बाद आपका जो है बट ऑल्सो। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, नॉट ओनली आगे जो है बट ऑल्सो के साथ चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में फिर आपको है फाइंड आउट करना है एरर। ठीक है, बाई द टाइम द कॉर्न वाज हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड मतलब कि फसल का कट जाना। जो कॉर्न था वो कट गया था। द ग्रास सीड कवर्ड द ग्राउंड ऑलमोस्ट इंटायरली। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पे आपको यूज करना होगा हैड का। द ग्रास सीड हैड कवर्ड, यानी कि जो ग्रास जो सीड है जो बीज है वो पूरे ग्राउंड को इंटायरली यानी कि लगभग ऑलमोस्ट यानी कि लगभग पूरे ग्राउंड को जो है वो कवर कर चुका था। हम लोग ये पढ़ चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। मैं खा चुका था, मैं पी चुका था। तो उसका जो पैटर्न क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हैड का यूज हमें करना होगा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से आपको वही एरर फाइंड आउट करना है। आई हु इज़ योर फ्रेंड विल हेल्प यू। तो देखिए यहाँ पर जो आई का यूज़ हुआ है हम लोग जानते हैं कि आई के साथ जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है एम। लेकिन अगर आई के बाद तुरंत हु का यूज़ हो, ठीक है, आई के बाद अगर तुरंत हु का यूज़ हो तो आई को आपको अपवाद मानना होगा और उसके साथ यूज़ करना होगा इस का। ठीक है, तो इस सेंटेंस में पढ़ते हैं आई हु इज़ योर फ्रेंड विल हेल्प यू। देखिए
आई, इसके बाद हु यूज हुआ है, और ये जो है अब बाद में आ गया, तो आपको इसके साथ जो है इसका यूज करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई के अनुसार ही विल का जो है यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको अपवाद के रूप में अगर आई के बाद तुरंत हु का यूज हो तब आप यूज करें इस का, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद जैसे यहाँ देख रहे हैं हम कॉमा के बाद फिर दूसरा सेंटेंस आया, तो आई के साथ जो शैल या विल का यूज हुआ है तो वो यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आई के बाद अगर तुरंत हु का यूज हो तो आप वहाँ पर इसका यूज करें। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। चलिए, जैसे कि इस पर अगर हम एक एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन अगर हम लोग याद करें तो आपको ये याद आएगा, आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। ये ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बार ऐसा पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको याद कर लेना चाहिए, यहाँ पर इस का यूज होगा, ये बाद में आएगा क्योंकि आई के बाद हु का यूज हुआ है, ठीक है। आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये सेंटेंस एसएससी का फेवरेट है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपको OWS one word substitution, a person who treats फूट रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि एक व्यक्ति जो फूट रिलेटेड यानी कि पैरों से संबंधित प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है, उन्हें देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं चलिए देखते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि त्वचा विज्ञान, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। ऑर्थोपेडिस्ट मतलब होता है बोन्स से संबंधित, मतलब कि जो बोन में इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है, उससे संबंधित। देखिए इंजरी के साथ जो है आपको हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इंजरी के साथ हमेशा क्या यूज करना है, प्रीपोजिशन टू का। ऑप्शन सी आपका है कीरोपोडिस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है चरण विद्या, यानी कि चरण विद्या विज्ञान। यहाँ पे बात वही हो रहा है, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम। चरण मतलब पद, पैर आपका, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। और ऑप्शन डी आपका है ऑब्स्ट्रीशियन, तो इसका मतलब होता है प्रसर्व संबंधित विज्ञान। प्रसर्व मतलब जब मतलब लेडीज मतलब होती हैं जब वो प्रेग्नेंट, उस समय का ये रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका एब्सीजन, ऑप्शन ए, ठीक है। ABSCISSION, एब्सीजन मतलब होता है अलगाव, अलग होना, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है, सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, ठीक है। अंडरलाइन सेक्शन को, आई लिव्ड हियर फॉर द लास्ट 2 years, मैं जो हूँ यहाँ पर 2 सालों से रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, आई हैव लिव्ड हियर फॉर लास्ट 2 years, मतलब मैं 2 साल से यहाँ पर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है इसलिए इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट सेंस में बनाना होगा। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। बिरबल वाज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन, ऑल वाइजेस्ट इज द वाइजेस्ट ऑफ, आपका यहाँ पे अंडरलाइन सेक्शन है, ठीक है। देखिए अदर यहाँ पर यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो तुलना हो रहा है वो दूसरों लोगों से हो रहा है। ऑल अदर मैन यानी कि बाकी जो दूसरे लोग हैं, बिरबल, ठीक है। और यहाँ पे बाकी दूसरे लोग यानी कि ABCD जो भी व्यक्ति हैं यहाँ पे, तो इसका जो तुलना हो रहा है ये दूसरों से हो रहा है। तो तुलना के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपैरेटिव डिग्री में है वो है हमारा ऑप्शन वी, वाइजर देन, ठीक है। तो राइट आंसर जो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वाइजर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए जो है हम लोग इसके साथ मोर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा IP यानी कि आइडम फ्रेजेस। द पुलिस वेंट थ्रू द एविडेंस विथ अ फाइन टूथ कॉम्ब, ठीक है। देखिए वेंट थ्रू मतलब हो गया, मतलब गो थ्रू मतलब होता है जांचना या फिर परखना, इसका और भी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर यूज होगा वो होगा जांचना या फिर परखना। द पुलिस वेंट थ्रू यानी कि जो पुलिस है वो जांची परखी एविडेंस को, एविडेंस यानी कि साक्ष्य, सबूत, विथ अ फाइन टूथ कॉम्ब। तो यहाँ पर देखिए विथ अ फाइन टूथ कॉम्ब आपका आइटम है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है सावधानी पूर्वक। राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, पुलिस ने सबूत को सावधानी पूर्वक जांचा परखा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी जो ऑप्शन है, केयरलेसली यानी कि लापरवाही से, हास्टली यानी कि जल्दी, हास्टली बहुत बार पूछा गया एसएससी में, अननेसेसरली यानी कि अनावश्यक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 फिर से आपका है आइटम एंड फ्रेजेस, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। द कंपनीज वाइस प्रेसिडेंट इन चार्ज ऑफ मार्केटिंग वाज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री व्हेन द मेड हिज सेल्स पिच टू द कस्टमर इन मुंबई, ठीक है। तो देखिए बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गलत तरीके से प्रयास करना। जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो मार्केटिंग के चार्ज चीफ थे, ठीक है, वो जो है गलत तरीके से अपने प्रयास कर रहे थे ताकि जो है सेल्स मतलब बेहतर हो सके जो उनका मुंबई में था, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, मिस डायरेक्टिंग हिज एफर्ट्स, यानी कि गलत तरीके से प्रयास करना, ठीक है। देखिए एक्टिंग वेरी वाइजली यानी कि बुद्धिमानी भरा काम करना, नहीं ऐसा नहीं है। डूइंग एज ही वाज टोल्ड बाय सुपीरियर, यानी कि उनके जो ऊपर के जो लोग हैं उनके द्वारा ऐसा कहा गया था। रनिंग अ पोटेंशियल बिजनेस डील, नहीं, ठीक है। ऑप्शन जो आपका है बी यहाँ पे राइट आंसर है, मतलब कि गलत तरीके से प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपका है एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इफ मी एंड माई फ्रेंड, ठीक है, मी एंड माई फ्रेंड हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ समर प्रोजेक्ट विच वाज अप्रूव्ड बाय आवर टीचर, विच वाज अप्रूव्ड बाय आवर टीचर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा एरर होगा। हम लोग ये पर्सन के पर्सन के जो क्वेश्चंस हम लोग सोल्व किए हैं प्रीवियस लेसन्स में, आई होप आप सभी को याद होगा। सबसे पहले हम लोग सेकंड पर्सन लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन लिखते हैं और फिर हम फर्स्ट पर्सन लिखते हैं। तो सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, नेम, इट और जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट पर्सन हो गया उसमें हो गया आई और वी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका माई फ्रेंड है ये हमारा थर्ड पर्सन है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सेकंड पर्सन तो है नहीं कोई, क्योंकि आई है हमारा फर्स्ट पर्सन और माई फ्रेंड है थर्ड पर्सन, तो सेकंड पर्सन है नहीं। तो सबसे पहले हम अब क्या लिखेंगे, पहले थर्ड पर्सन लिखेंगे फिर फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, पहले लिखना होगा माई फ्रेंड, उसके बाद एंड और मी की जगह आई। ये हम लोग कैलकुलेशन में पढ़े, आई होप आप सभी को याद होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स कि ए में एरर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है अपोजिट यानी कि विपरीतार्थक शब्द एंटोनिम्स। प्लमेट, प्लमेट मतलब होता क्या है? प्लमेट मतलब होता है नीचे गिरना, ठीक है, नीचे गिरना। या फिर इसका मतलब बोझ भी होता है, बोझ मतलब होता है बर्डन, ठीक है। प्लमेट का अर्थ दो होता है, नीचे रखना, नीचे जाना मतलब, और बोझ होता है। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं 4। कट शॉर्ट यानी कि छोटा करना, संक्षिप्त करना। ऑप्शन बी आपका है राइज यानी कि उदय, वृद्धि होना, बढ़ना। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लमेट मतलब होता है नीचे गिरना, यानी कि कम होना, नीचे गिर रहा है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई ग्राफ है वो धीरे 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 नीचे गिर रहा है, यानी कि ये कम होता जा रहा है। और राइज मतलब क्या हो रहा है कि ये धीरे 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 ग्राफ जो है ऊपर राइज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गया, तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। बाकी जो ऑप्शन है फॉल यानी कि गिरना, डिनाई यानी कि इनकार करना, मना करना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आपका है आइटम एंड फ्रेजेस। द किड कुड नो लॉन्गर स्टेव ऑफ हिज हंगर। देखिए स्टेव ऑफ मतलब होता है टालना, जो बच्चा है वो अपने भूख, हंगर मतलब भूख, अपने भूख को ज़्यादा देर तक, नो लॉन्गर यानी कि ज़्यादा देर तक टाल नहीं सका, ठीक है। नो यानी कि नहीं टाल सका। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, फुलफिल यानी कि पूरा करना, जो भी ज़रूरत है उसे पूरा करना, डिले यानी कि देर करना, टालना। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी जो ऑप्शंस हैं क्वेंच यानी कि बुझाना, शांत करना, ओवरकम यानी कि काबू पाना, जीतना, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में डायरेक्शन है, हमें चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑसिलेट। इसका मतलब होता है कांपना, हिलना, थरथराना, ठीक है। क्या होता है? कांपना, हिलना, थरथराना। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल द इम्पीटियस अकेडमी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको वहाँ पे डेली क्विजेस होते रहते हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीएस के, इंग्लिश के, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट दिया जाता है इंग्लिश का। एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, आपको मॉक टेस्ट वहाँ पर दिया जाएगा। फिर आपको वहाँ पे लुसेंट जो बुक होता है जीएस का, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले, ताकि आप जो है जीएस के पोर्शन में भी बेहतर मार्क्स जो है ला पाएँ, क्योंकि हर एक सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या फिर इंग्लिश हो, हर में आपको 50 मार्क्स
क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, ठीक है। तो हर एक मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके मेरिट बनने में 0.25 भी यूज़फुल होगा, 0.50 भी यूज़फुल होगा। इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करते हैं, हर एक क्वेश्चन को सीख कर जाते हैं, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन हमें तुरंत मिले तो हम अपना राइट आंसर तुरंत उसका जो है मार्क कर सकें सही सही। इसलिए जो है आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जाता है और बाकी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। द कमिटीज प्राइमरी जॉब, यानी कि कमिटी का जो प्राथमिक जॉब है, जॉब था, यहाँ पे यूज हुआ है वाज का, टू एक्ट एज फिल इन द ब्लैंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस जो है हमारे पास, ऑप्शन है आपका है ब्रोकर यानी कि दलाल, ब्रोकर मतलब होता है दलाल, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासक, इंटरमीडिएटरी मतलब होता है मध्यस्थ करना, पब्लिक सेक्टर यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है, मेडिएशन और यूनियन वर्कर्स, ठीक है। मेडिएशन मतलब ये होता है मध्यस्थ करना, और यूनियन वर्कर्स मतलब क्या हो गया, जो कर्मी लोग हैं। और ऑप्शन डी आपका है रेफरी, रेफरी मतलब क्या होता है, जो निर्देशी होता है, मैच आप लोग देखते होंगे रेफरी, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। अगर कंपनी है तो वहाँ पर यूनियन वर्कर्स होंगे ही, इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कंपनी का प्राथमिक जॉब था वो था मीडिएटर, यानी कि वहाँ जो यूनियन वर्कर्स थे और जो मैनेजमेंट है उन दोनों में मध्यस्थता करके रखना, मतलब कि सामंजस्य बैठा कर रखना, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। डायरेक्शन क्या कहता है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको बताना है, जो आपका क्वेश्चन है उसका एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, नॉक्सस, NOXIOUS, NOXIOUS, ठीक है। नॉक्सस मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है हानिकारक, क्या होता है, हानिकारक। अब इसका एंटोनिम्स बताना है आपको। ऑप्शन है आपका नॉइजी यानी कि शोरगुल वाला, ठीक है, साइलेंट यानी कि शांत, लेथल यानी कि हानिकारक, जानलेवा, और ऑप्शन डी आपका है हार्मलेस यानी कि हानि रहित, यानी कि जिससे हानि ना हो। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, एक हानिकारक है और एक हानि करने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस आप याद कर लीजिएगा, लेथल बहुत बार पूछा गया एसएससी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 में है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है। तो यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, परस्पिकेशियस, ठीक है। इसका मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, ठीक है, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, और इसका अर्थ भी, इसका मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 26 में बताना है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ग्रॉसली एक्सएजरेटेड स्पीच, एक्सएजरेटेड मतलब क्या होता है हम लोग याद कर चुके हैं, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। ग्रॉसली एक्सएजरेटेड स्पीच यानी कि बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को बोला गया। तो ऑप्शंस क्या क्या है, मैगजिम यानी कि कहावत, क्लीज मतलब क्या होता है, क्लीज मतलब होता है ठप्पा, ठीक है, ठप्पा पड़ जाना। ऑप्शन सी आपका हाइपरबोल यानी कि अतोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। और ऑप्शन डी आपका है कैरिकेचर यानी कि व्यंग चित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। मच ऑफ मॉडर्न स्कॉलरशिप ऑफ टू किल मॉकिंग वर्ड हैव फोकस्ड ऑफ इस ट्रीटमेंट ऑफ रेस एंड जेंडर, ठीक है। देखिए मच ऑफ मॉडर्न स्कॉलरशिप, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है, मच का यूज हुआ है, ये सिंगुलर है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम अपना वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हैव का यूज हुआ है इसका जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही यूज होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप इसे राइट आंसर के रूप में चूज करें, क्योंकि इसमें एरर है। हैव की जगह क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द स्टडी ऑफ वर्ड ऑरिजिन्स, यानी कि आपको अध्ययन करना है शब्दों के स्रोत, मतलब कि जो ऑरिजिन्स है कहाँ से ये आया है वर्ड, इसका उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो उसका अध्ययन करना कहलाता है इटोमोलॉजी, यानी कि व्युत्पत्ति विज्ञान, मतलब शुद्ध हिंदी में अगर इसे बताया जाए तो व्युत्पत्ति विज्ञान, यानी कि शब्दों का जो स्रोत है उसका अध्ययन कहलाता है व्युत्पत्ति अध्ययन, इंग्लिश में इटोमोलॉजी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी जो ऑप्शन हैं एंथोलॉजी यानी कि गद्य या पद्यवली, ठीक है, बायोग्राफी यानी कि इसका मतलब होता है ग्रंथ सूची, और ऑप्शन डी आपका है क्रिप्टोलॉजी यानी कि कूटनीति शास्त्र यानी कि कूटलेख शास्त्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बताना है एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट। क्वेश्चन क्या है हमारा, हिडोनिस्ट यानी कि सुखवादी,
ठीक है, जो हमेशा सुख वाले चीज़ों को पसंद करता है। ऑप्शंस क्या क्या है, कोवार्ड, डरपोक, प्लेजर सीकर यानी कि सुखवादी। तो देखिए ये सिनोनिम हो गए, लेकिन हमें बताना है एंटोनिम। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है ब्रेव यानी कि साहसी, ठीक है, बहादुर, और ऑप्शन डी आपका है एसेटिक यानी कि तपस्वी। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है सुखवादी है और तपस्वी, तो आप जानते ही हैं सारे कुछ को त्याग देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा। राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 30 में फिर से आपको बताना है अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स, विपरीतार्थक शब्द। बाइगॉट, इसका मतलब होता है कट्टर, धर्मांध यानी कि कोई व्यक्ति कट्टर है, धर्म में अंधा है, धर्मांध है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, नैरो माइंडेड यानी कि संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति यानी कि छोटी सोच वाला व्यक्ति। ठीक है, फेक यानी कि नकली, ब्रॉड माइंडेड यानी कि खुले विचारों वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी है। एक व्यक्ति जो है कट्टर है मतलब कि एकदम अंधा है, और एक व्यक्ति जो है खुले विचारों वाला है, सभी चीज़ों को वो देखकर समझकर सोचकर काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका है पॉइजनस मतलब कि विषैला। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। आपको फाइंड आउट करना है फिर से हैव एन ईरर यानी कि ईरर। द इकोनॉमिक डिप्रेशन इज लूमिंग लार्ज नॉट ओनली ओवर द फर्स्ट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 में है शायद। ठीक है, द इकोनॉमिक डिप्रेशन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 10 है, द इकोनॉमिक डिप्रेशन इज लूमिंग लार्ज। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो है हमारा कोई भी एरर नहीं था, तो यहाँ पर हम फिर से चूज करेंगे नो एरर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में चूज करना है आपको बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि सिनोनिम्स। ठीक है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। जो वर्ड हमारा वो है जीलस यानी कि उत्साही। चलिए उत्साह भरा हम लोग जो है लेसन कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। हर एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मेरा कोशिश यही रहता है कि आपको एकदम अच्छे से बेसिक के साथ सिखाएं और सारी चीज़ों को बताएं, सारी चीज़ों का अर्थ करके समझा दें, ताकि आप जो है अपने एग्ज़ाम में बैठें तो आप जो है बेहतर फील करें। तो क्वेश्चन क्या है, आप उत्साहित फील करें। तो क्वेश्चन हमारा है जिलस यानी कि उत्साही। ऑप्शंस देख लेते हैं। कल्टिवेटेड यानी कि खेती करना, अस्टिंगी, कंजूस, पैशनेट यानी कि उदासी। तो राइट आंसर सॉरी उत्साही, तो ऑप्शन सी जो है जीलस मतलब उत्साही और पैशनेट मतलब भी उत्साही। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है बेस्ट एक्सप्रेसेस सिनोनिम्स। और ऑप्शन डी आपका है एरोगेंट यानी कि अभिमानी। ठीक है, तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 33 बताना है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अक्योरिंग आफ्टर वंस डेथ यानी कि किसी के मृत्यु के बाद कुछ घटित होना, ऑक्योर यानी कि घटित होना। तो ये वर्ड हम लोग परसों के लेसन में पढ़े हैं, पोस्टथोमस यानी कि मरणोपरांत। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है, मरने के बाद कोई काम हुआ। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन डी आपका है पोस्टसियल। तो इसका मतलब होता है जानवर के शरीर के पीछे जो होता है उस भाग, उससे बोला जाता है। पोस्ट पार्टम यानी कि प्रसवी से संबंधित, प्रसवित्व जो वो बताए थे प्रेगनेंसी के समय। मे बी इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है ये वही होगा, प्रसवोत्तर जिसे कहा जाता है। और ऑप्शन डी आपका है पोस्टेरियर यानी कि पीछे का भाग। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, अकरिंग वो आफ्टर वंस डेथ यानी कि किसी के मृत्यु के बाद। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपको फिल इन द ब्लैंक है। ही वॉज अ चार्लाटन फॉर द फिल इन द ब्लैंक पीपल। देखिए चार्लाटन मतलब क्या होता है, चार्लाटन मतलब होता है मायावी। क्या होता है, मायावी। इसका अर्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ड्यूब्ड यानी कि किसी को धोखा देना, इमिटेटेड यानी कि नकल, रेस्क्यूड यानी कि बचाना, हेटेड यानी कि घृणा करना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ही वॉज अ चार्लाटन यानी कि वह एक मायावी व्यक्ति था, फॉर ही ड्यूब्ड पीपल, और उससे क्या करता था, वो लोगों को धोखा देता था। ड्यूब मतलब धोखा देना। बाकी ऑप्शंस को हम हिंदी आपको बताते जा रहे हैं, आप लोग याद करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, या फिर लेसन्स को आप 2 से 3 बार भी देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। आपको बताना है आइटम एंड फ्रेजेस। ठीक है, द प्लान टू बिल्ड द न्यू रेलवे लाइन, जो प्लान है नए रेलवे को बनाने का, बिल्ड मतलब बनाना, थ्रू द पार्क यानी कि पार्क से होते हुए, वेंट ओवर लाइक अ लीड बलून। वेंट ओवर लाइक अ लीड बलून का अर्थ क्या होता है, समर्थन पाने में असफल होना, यानी कि जो वहाँ पर लोग हैं जो पार्क के आसपास हैं उन लोगों का समर्थन आप पाने में असफल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, फेल्ड टू अराउज सपोर्ट यानी कि समर्थन पाने में असमर्थ होना, असफल होना। बाकी जो ऑप्शन है, इमेंसली मतलब देखिए वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इमेंसली मतलब होता है बेहद, अत्यधिक। ठीक है, याद कर लीजिएगा। स्टॉल्ड मतलब होता है ठप पड़ जाना। ठीक है,
और ऑप्शन सी आपका है कंफ्यूजिंग वर्ड, भ्रामक। ठीक है, तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 36, चूज द वर्ड विच बेस्ट, यानी कि आपको बताना है सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द। इम्पेरियस मतलब होता है शाही, इम्पेरियस मतलब क्या होता है, शाही। ऑप्शंस हैं पुअर यानी कि गरीब, हम्बल यानी कि विनम्र, डोमिनरिंग यानी कि शाही, या फिर डोमिनरिंग मतलब होता है एक प्रकार का जो अपना प्रभाव छोड़कर रखता है। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका है अर्जेंट यानी कि अति आवश्यक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। ठीक है, डोमिनरिंग मतलब भी शाही होता है और उसका मतलब होता है जो एक प्रकार का अपना प्रभाव छोड़कर रखा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में बताना आपको फिर से, बेस्ट एक्सप्रेसेस डिग्रेसिव, इसका मतलब क्या होता है, झुकने वाला। ठीक है, या फिर दिग्भ्रमक विषय। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा चीज जो आपको भटका कर रखे। ठीक है, मतलब कि वो सीधा साधा चीज ना हो, आपको भटका कर रखे। जो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, रिजिड यानी कि कठोर, इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष, पंक्चुअल यानी कि समयनिष्ठ, एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ, राइट आंसर बी है। एक ऐसा चीज मतलब कि जो अस्पष्ट हो, आपको भटका कर रखे। ठीक है, जिसका अर्थ अस्पष्ट हो, और यहाँ पे इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका फिल इन द ब्लैंक। ही वॉज एन एसेटिक, एसेटिक मतलब क्या होता है, तपस्वी। बी रेफ्ट फिल इन द ब्लैंक मटेरियल पोसेशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, बी रेफ्ट के साथ हम लोग प्रीपोजिशन में पढ़ चुके हैं, आई होप आपको याद होगा। अगर नहीं आता है तो आप जाकर लेसन में देख सकते हैं। इन जो भी इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन से हम लोग वहाँ पर याद कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 300 इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको बता दिए गए हैं। तो बी रेफ्ट के साथ हम लोग यूज़ करते हैं ऑफ का। बी रेफ्ट ऑफ मतलब होता है वंचित होना। वह जो है तपस्वी थे, मुनि थे। वो जो है सांसारिक सुखों से वंचित रहते थे। ठीक है, बिरेप्ट ऑफ मतलब वंचित होना, मटेरियल यानी कि सांसारिक, पोसेशन मतलब कि सुख। तो सांसारिक सुखों से वो जो है वंचित रहते थे क्योंकि वह एक मुनि थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में है बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि सिनोनिम्स आपको बताना है। क्या है हमारा वर्ड, कॉम्यूपेंस, इसका मतलब होता है बदला लेना किसी से, रिवेंज। ठीक है, कॉम्बेसेंस मतलब क्या होता है, बदला लेना किसी से। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन मतलब होता है बदला लेना। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं, लेनियंस यानी कि उदारता, ढील देना। जैसे कि अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, एग्जामिनर आपको क्या करते हैं, जब 2 घंटा आप आराम से बिना चोरी के लिखिए और 1 घंटा आपको लास्ट में दिया जाएगा, आप चोरी करके लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ है मेरे सेंटर पे, जब हम ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे थे। ठीक है, तो सर क्या कहते थे, पहले आप खुद से लिखिए, लास्ट में आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा, आप एकदम आराम से लिखिएगा। ठीक है, तो यही आपको हो गया लीनियंस यानी कि उदारता या फिर ढील देना। ऑप्शन सी आपका है लेजर यानी कि अवकाश, और कम्पिटिटिव नेचर यानी कि जो उसमें प्रतिस्पर्धा वाला जो नेचर होता है, जो प्रवृत्ति होता है वो। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 40, अपोजिट बताना है आपको, यानी कि विपरीतार्थक शब्द। डिसकंसोलेट, ये देखिए हम लोग कल के पैसेज में वर्ड पढ़ चुके हैं। डिसकंसोलेट मतलब क्या होता है, निराश या फिर उदास। जब हम लोग पैसेज पढ़ रहे थे वो बूढ़ी अम्मा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी, चीयरफुल यानी कि प्रसन्न। एक व्यक्ति उदास है और एक व्यक्ति प्रसन्न है। ठीक है, चेयरफुल यानी कि प्रसन्न होना, हंसमुख होना। बाकी जो ऑप्शंस हैं, वेल बिहेव्ड यानी कि अच्छे व्यवहार वाला, परपोर्शनिएट यानी कि समानुपाती, और ब्रेव मतलब साहसी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 टू 45। आपको पैसेज दिया गया और इसे फिल करना है ऑप्शंस के साथ। शॉपर्स at Marina Center in Singapore heard fill in the blank coming from the field nearby. A girl screamed loudly and very fill in the blank. देखिए जब भी आप पैसेज को पढ़ें तो 2-3 लाइन जो हैं पढ़ लें, नीचे वाले भी। आपको उससे क्या होता है, एक आइडिया होता है कि वो सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंस में बात हो रहा है, नेगेटिव सेंस में बात हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे एक बात हुआ है स्क्रीम का। स्क्रीम मतलब क्या होता है, स्क्रीम तो मतलब होता है चिल्लाना, मतलब कि वो जोर जोर से चिल्लाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रहा है, अगर चिल्लाना हो रहा है इट मीन्स कि कोई व्यक्ति डरा हुआ होगा तब चिल्लाएगा। ठीक है, या फिर अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो चिल्लाएगा, यानी कि नेगेटिव सेंस में ये सेंटेंस बात होगा। तो चलिए फिर समझते हैं इसको। शॉपर्स एट मरीना सेंटर इन सिंगापुर हियर्ड फिल इन द ब्लैंक कमिंग फ्रॉम द फील्ड नियर बाई। ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्राइज, सॉबिंग, नैगिंग और साउंड्स। तो देखिए क्राइज मतलब होता है चिल्लाहट, सॉबिंग मतलब होता है रोना, नैगिंग मतलब होता है चिड़चिड़ा। ठीक है, और साउंड मतलब होता है आवाज़। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है।
कुछ लोगों ने वहां पर चिल्लाहट की आवाजें सुनी जो नजदीक से आ रही थी, नियर बाय, यहाँ की वहां पर से बहुत ही नजदीक। अ गर्ल स्क्रीम्ड, एक लड़की जो है चिल्लाई, लाउडली एंड वेरी फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, श्रीली, यानी कि बहुत ही कर्कश आवाज में, बहुत ही तेज। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन बी है। बाकी जो ऑप्शन है, क्रूअली यानी कि निर्दया पूर्वक, शार्पली यानी कि तेज, लेकिन ये शार्प इस सेंस में नहीं यूज होगा, बोल्डली यानी कि निर्भीकता से। ठीक है, तो वो लड़की जो है चिल्लाई बहुत ही जोरों से। द फ्राइट इन हर स्क्रीम, जो उसके चिल्लाहट में डर था, स्क्रीम मतलब कि चिल्लाहट, फ्राइट यानी कि डर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है सिनोनिम एंटोनिम में। द फ्राइट इन हर स्क्रीम यानी कि उसके चिल्लाहट में जो डर था, टर्न्ड डैरिल्स ब्लड फिल इन ब्लैंक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कोल्ड। जो डैरिल का खून था वो डर के मारे क्या हो गया था, ठंडा हो गया था। ठीक है, फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है, फॉर अ फिल इन द ब्लैंक सेकंड टाइम सीम टू बी फ्रोजन, समय ऐसा लगे कि जम गया। ठीक है, एज द हॉरर ऑफ द सिचुएशन, देखिए यहाँ पर डर के ही बात हो रहा था, हॉरर मतलब होता है डर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या यूज होगा, फॉर अ स्प्लिट सेकंड। अगर ऑप्शंस को हम देखें, ठीक है, यहाँ पर स्प्लिट जो ऑप्शन बी में है, फॉर अ स्प्लिट सेकंड मतलब क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 44 है, फॉर अ स्प्लिट सेकंड, इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए जो है वहां पर जो लोगों का जो पूरा है मतलब समय एक प्रकार से जो है जम गया था, क्योंकि लोग जो है डर गए थे हॉरर के कारण। ठीक है, उनके मन में जो है वो प्रवेश कर गया था डर। ठीक है, सिचुएशन पेनिट्रेटेड एवरी शॉपर्स ब्रेन, अभी लोगों के दिमाग में, जो वहाँ पर शॉपर्स हैं उनके दिमाग में डर बैठ गया था, भर गया था। तो पेनिट्रेट मतलब होता है प्रवेश कर जाना। देन ऑल ऑफ अ सडन एवरीबॉडी स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द फील्ड, और सभी लोग जो हैं फील्ड की ओर से भागने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी। बाकी जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर देख लेते हैं, सूथेड यानी कि शांत करना, जिंगल्ड मतलब क्या होता है, टन टन का आवाज करना। ठीक है, रील्ड मतलब क्या होता है, रील्ड मतलब होता है गोल गोल लच्छे प्रकार का। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं रील बना दो, ऐसे गोल गोल जो होता है। ठीक है, तो ये हो गया एलिमिनेट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 टू 46 टू 50, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा एक छोटा सा पैसेज, तब जाकर हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। लिटरेचर एंड हिस्ट्री आर ट्विन सिस्टर्स, इतिहास और साहित्य दोनों एक दूसरे की बहनें हैं। इनसेपरेबल, अविभाज्य, यानी कि दोनों एक साथ ही रहेंगे, कभी भी विभाजित नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे। ठीक है, इन द डेज ऑफ आवर ओन ग्रैंडफादर्स, हमारे जो मतलब जो दादाजी हो गए या फिर नाना जी हो गए, उनके दिनों में, एंड फॉर मेनी जनरेशंस, और बहुत सारे जनरेशंस के लिए बिफोर देम, और उनके पहले के समय में भी, पहले के जनरेशन में भी, द बेसिस ऑफ एजुकेशन वाज द ग्रीक एंड रोमन क्लासिक फॉर द एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन था वो था ग्रीक और रोमन क्लासेस फॉर द एजुकेटेड, एंड द बाइबल फॉर ऑल, और सभी के लिए बाइबल। इन द क्लासिकल ऑथर्स, जो आज के जो हैं ऑथर्स, एंड इन द बाइबल, और बाइबल में हिस्ट्री एंड लिटरेचर वेयर क्लोजली इंटरवेल्ड, इतिहास और साहित्य जो है एक दूसरे से बहुत ही संलिप्त हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, एंड इट इज दैट सर्कमस्टांसेस, और यह परिस्थिति जो है विच मेड द ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन सो स्टिमुलेटिंग टू द थाउट, और यही स्थिति जो है उन्हें क्या बना दिया, एजुकेशन का जो स्थिति है एजुकेशन में, सो स्टिमुलेटिंग यानी कि उत्तेजक, प्रेरणादायी। ठीक है, स्टिमुलेटिंग मतलब होता है उत्तेजक या फिर प्रेरणादायी। द थॉट एंड इमेजिनेशन ऑफ आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वजों, एंसेस्टर मतलब पूर्वजों, मतलब उनका जो थॉट था, सोच था, उनकी जो कल्पना थी, वो उससे जो है प्रेरणा लेते थे। ठीक है, टू रीड द क्लासिकल ऑथर्स एंड टू रीड द बाइबल, यानी कि पढ़ना, यानी कि क्लासिकल ऑथर्स को पढ़ना और बाइबल को पढ़ना, वाज टू रीड एट वंस द हिस्ट्री एंड द लिटरेचर ऑफ थ्री ग्रेटेस्ट रेसेस ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, यानी कि उन्हें पढ़ना, फिर बाइबल पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, लिटरेचर पढ़ना, जो है उस समय का जो है मतलब जो ग्रेटेस्ट था रेसेस, वो इन चीज़ों को पढ़ते थे प्राचीन समय में। नो डाउट द क्लासिक्स एंड द बाइबल वे रीड इन अ मैनर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्लासिक और बाइबल जो है इस तरह से पढ़े जाते थे। वी नाउ कंसीडर अनक्रिटिकल, जो अब हम लोग क्या सोचते हैं, अनक्रिटिकल यानी कि आलोचना से रहित। बट दे वे रीड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट टीनेज, बट वो जो है किसके अनुसार पढ़े जाते थे, टीनेज मतलब क्या होता है, टीनेज मतलब होता है सिद्धांत।
ठीक है, तो वो जो है इस सिद्धांत पे पढ़े जाते थे, टू द बेस्ट यूनिस ऑफ द टाइम एंड द फॉर्म ऑफ ग्रेट ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, मतलब कि इससे क्या हो कि एक बेहतर जो है मानववादी समाज बने। ठीक है, टू द स्टडी बोथ ऑफ द क्लासिक्स और एंड ऑफ द बाइबल, यानी कि अगर आज हम दोनों चीज़ों को पढ़ें, अगर बाइबल और क्लासिकल ऑथर्स को पढ़ें, हैज़ dwindled टू स्मॉल पोर्शंस, वो जो है अब घटकर बहुत छोटे छोटे भागों में बट गए हैं। dwindle यानी कि कम हो जाना। ठीक है, What has taken their place, उनका जगह अब किसने ले लिया है। टू सम एक्सटेंट यानी कि कुछ हद तक द वैक्यूम हैज़ बीन फिल्ड बाय अ मोर करेक्ट नॉलेज, यानी कि जो अब ये जो रिक्त स्थान था वो एक अच्छे नॉलेज के साथ भर दिया गया है। और ऑफ हिस्ट्री एंड अ वाइडर रेंज ऑफ लिटरेचर, उसे किस चीज़ से भर दिया गया है, तो हिस्ट्री से यानी कि इतिहास से और लिटरेचर से, यानी कि वाइड रेंज, उससे ज़्यादा अधिक। वाइड रेंज मतलब हो गया जो पहले था उससे बहुत ही ज़्यादा अधिक। ठीक है, बट आई फियर, पर मैं डरता हूँ कि द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट हैज़ बिन फिल्ड अप विथ रबिश, मैं ये समझता हूँ, मैं ये इस बात से डरता हूँ कि इसका जो ज़्यादातर भाग है वो बकवास से भर दिया गया है, बकवास चीज़ों से, रबिश यानी कि बकवास। ठीक है, चलिए अब इसके बेस्ट पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 टू 50 पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द अंडरलाइंग टोन ऑफ द पैसेज, तो अगर हम लोग इन पैसेज को पढ़कर, इस पैसेज को पढ़कर हम लोग क्या समझते हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि लिटरेचर और हिस्ट्री जो है वो दोनों जो हैं इनसेपरेबल हैं। ठीक है, और दोनों जो हैं साथ साथ में ही रहते हैं, जैसे कि एक तरफ क्लासिकल हो गया और एक तरफ बाइबल हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपको पैसेज अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप अपना आंसर भी तुरंत बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, the author of the above passage says that in the past of the basic of education for all people irrespective of their intellectual caliber was, देखिए सभी चीज़ों के पढ़ने के बाद जो है लोग जो हैं और क्या पढ़ते थे, तो वो बाइबल भी पढ़ते थे। कैलिबर मतलब होता है योग्यता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, द ऑथर ऑफ द एवर पैसेज सेज दैट द क्लासिक्स एंड, ऑथर जो है यह कहते हैं कि द क्लासिक्स एंड द बाइबल वेयर रीड बाय हिज एंसेस्टर्स, यानी कि जो ऑथर का कहना है कि उनके पूर्वजों के द्वारा क्लासिक्स और बाइबल पढ़े जाते थे। ठीक है, विदाउट क्रिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो आलोचना रहित उसमें बात हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, बट इन द लाइट ऑफ देयर ह्यूमैनिटिक कल्चर, यानी कि मानवतावादी को देखते हुए इन्हें पढ़ा जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज द ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द क्लासिक्स एंड द बाइबल हैज़, जो पहले का फॉर्म था एजुकेशन का, ठीक है, और क्लासिक्स और बाइबल के बेस्ड पर वो क्या था, वो था कि हैड अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन आवर टाइम्स, यानी कि अब जो है हमारे समय में क्या हो गया है कि ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे जो है इसमें डिक्लाइन यानी कि गिरावट आती गई है। ठीक है, क्योंकि उसके जगह पर जैसा कि बताया गया कि फिल्ड किया गया नए चीज़ों से, नए हिस्ट्री से, वाइडर रेंज ऑफ लिटरेचर से। ठीक है, तो क्या हुआ कि पहले की जो चीज़ें थी उनमें डिक्लाइन हुआ यानी कि गिरावट आई। क्वेश्चन नंबर 50, द ऑथर ऑफ द एबव पैसेज फियर्स, जो ऑथर हैं वो ये इस बात से डरते हैं कि द ग्रेटर पार्ट ऑफ द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लासिक्स एंड बाइबल हैज़ बीन फिल्ड अप बाई, तो जैसा हम लोग पढ़ें कि बकवास चीज़ों से भर दिया गया था, रबिश। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, वर्थलेस आइडियाज़, यानी कि बेकार आइडियाज़ से उन्हें भर दिया गया है, यानी कि रबिश चीज़ों से भर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ पूरा सॉल्यूशन सेट नंबर 3 का, जो कि है सीपीओ पीटी के क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, समझाने का तरीका अच्छा लगा वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके पास अपडेट्स मिलते रहें, नोटिफिकेशन जाते रहें। और लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।